दिन गुजर जाती है शाम आने के बाद, दिन गुजर जाती है शाम आने के बाद, हर एक रात ढल जाती है सुबह आने के बाद। दिन गुजर जाती है शाम आने के बाद, रात ढल जाती है सुबह आने के बाद। परछाई में भी कभी अपनी तस्वीर देख लिया करो यारो, परछाई में भी अपनी कभी तस्वीर देख लिया करो यारो। जिंदगी बदल जाती है कभी कभार एक नुस्खा अपनाने के बाद। वाह वाह। मैं विकास चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है रीच एंड लर्न। और आज हम नुस्खे की बात करेंगे और इसका नाम होगा एग्जाम के नुस्खे। और एग्जाम के नुस्खे पर मैथमेटिक्स के उपलक्ष्य में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत कुमार। मैं अपनी बात रखने से पहले चाहूँगा कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप सारे वीडियोस को देखकर खुद को लाभान्वित करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहाँ कमी रह गई है ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें जो कि आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करे। हम आपके लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और हमारी पूरी टीम प्रयत्नशील है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं जिसको आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर को लिए हुए बहुत ही फनी और आसानी से सारे सब्जेक्ट्स को सीख सकें। हाँ, तो आपने इस शायरी को सुना होगा, इसमें मैंने एक शब्द नुस्खा का उपयोग किया है। ये नुस्खा क्या है? एग्जाम नुस्खा, अर्थात उपाय। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से मैथ्स के पेपर को लिखा जाए कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स देने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा कॉपी चेक करते हैं, वो मजबूर हो जाएं। तो आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विक्रांत कुमार। नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम आपके थ्रू जानेंगे और रीच एंड लर्न के थ्रू सारे बच्चे जानेंगे कि किस तरह से मैथ्स के पेपर को लिखा जाए। तो इससे संदर्भ में मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि सबसे पहले कि बच्चे कैसे सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस सेक्शन को पहले करना चाहिए या फिर किस सेक्शन के किस प्रश्न को पहले करना चाहिए, वो उस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन मिलता है तो एक सनसनी निगाहों से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हो, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, उस पर टिक लगाइए। जो भी टिक लगाना हो आप मार्क्स थोड़ा सा उसमें मार्क को दे दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें आता है, इसको पहले करना है हमें। टिक लगाने के बाद एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए टिक लगा लीजिए कि इस क्वेश्चन को करना है। उन सब में से जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता हो उसको पहले लिखिए। हाँ, तो एक बात बनती है कि हम MCQ को पहले करें या फिर सेक्शन डी वाले को पहले करें। सेक्शन डी वाला मीन्स कि उसमें 5 मार्क्स, इस बार जो सिस्टम बना है 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स वाला करें कि कौन सा करें। तो अगर 5 मार्क्स का तीनों ही क्वेश्चन आपको आता है तो क्या करिए कि तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले को डी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आ रही है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो आप उसको छोड़ सकते हैं, सेक्शन ए से शुरू कर सकते हैं। और सेक्शन सिलेक्ट करने की जो बात कहें आप, तो कोशिश कीजिए कि एक सेक्शन के क्वेश्चन को एक में ही रहने दें और साथ में ये भी कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल ऑर्डर वाइज हो, अगर हो सके संभव हो तो। अच्छा, तो ये जो ऑर्डर वाइज है और मान लीजिए कोई अगर डिसऑर्डर में करता है तो क्या इस पर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनी, क्या उनका इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? जो ऑर्डर वाइज किसी बच्चे ने कॉपी लिखा या कोई डिसऑर्डर में है, कुछ उनके मन स्थिति पे कुछ प्रभाव पड़ता है बच्चों को लेकर? मन स्थिति पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रभाव तब पड़ता है जब सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन लिख दिए और फिर सेक्शन ए लिखना शुरू किए और फिर सेक्शन डी का क्वेश्चन कोई आ रहा है उसको लिखना है, तो उसमें अगर सेक्शन मेंशन नहीं करते हैं तो उस टाइम दिक्कत हो जाती है एग्जामिनर को देखने में कि कौन सा सेक्शन का ये है। तो अगर 5 मार्क्स वाला है और उस टाइम वो 3 मार्क्स वाला चेक कर रहा है तो उसको अगर दिमाग में नहीं आया कि डी सेक्शन का है, आपने डी का लिखा हुआ है, डी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है उस क्वेश्चन पे 3 मार्क्स ही लगा के चला जाए। हाँ, तो मैं आपके कहने का तात्पर्य यही समझूं कि बच्चे किसी भी सेक्शन को कर सकते हैं लेकिन एक सेक्शन को एक साथ कंप्लीट करके दूसरे सेक्शन को करें। मतलब उनकी बाध्यता नहीं है कि वो सेक्शन ए बी सी या डी करें, कोई सेक्शन को स्टार्ट करें और एक सेक्शन को एक साथ अच्छे से करने के बाद दूसरे सेक्शन को टच करें, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही उपयुक्त जानकारी के लिए। मेरा ये मानना है सर, और आपसे भी जानना है कि
समय तो लिमिटेड है, 3 आवर्स का है जी बिल्कुल। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्वेश्चन तो एमसीक्यू को बच्चे कैसे करें? कभी कभी हमने और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एमसीक्यूज भी होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्व करने जाए तो काफ़ी लंबा कभी कभी खिंच जाता है। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे। पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू आपका जो इस बार बन रहा है, केस स्टडी का 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करना है। क्लास 10 सीबीएसई की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ। एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 4 करना है। तो एक क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन आप है तो 4 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन होंगे, मतलब 16 मार्क्स। तो वो 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, केस स्टडी वाले, उसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद उसका सी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, उसको बी लिखिए और जो आंसर बन रहा है ना उसको भी लिखिए साथ में। कभी कभी ऑप्शन केवल दे के छोड़ देने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो ऑप्शन के साथ उस आंसर को भी लिखिए। फिर इसके बाद क्या बात कर लेते हैं हम लोग, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, जो आपको इस बार मिलने वाला है। 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक जो सेक्शन ए की जो 1 to 16 के क्वेश्चन है, 1 से 16 तक जो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का होगा। उसको ये भूल ना करे कि वो एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू नहीं है। वो 2 लाइन में बनता है तो 2 लाइन में बनाइए, अगर 5 लाइन में बनता है तो उसको 5 लाइन में भी बनाइए। ये ना सोचिए कि ये 1 मार्क्स का है तो हम इसको 1 लाइन में ही बनाने की कोशिश करें, समझे। और उसमें आगे अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है उस फार्मूले को जरूर लिखें। अगर डायरेक्ट आप अपने दिमाग में फार्मूला रखते हुए डायरेक्ट डेटा निकालते हैं तो 2 मार्क्स की जगह पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, जो आपने 1 मार्क्स के प्रश्न की बात की कि वहाँ पर उसका जो भी लेंथ हो उस लेंथ में जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल 1 मार्क्स का है तो ये बहुत ही शॉर्ट हो, या फिर उसे हम शॉर्टकट में निपटाने का कोशिश ना करें। उसका जो जेन्युइन वे है उस वे को हम पूरा फुलफिल करें क्राइटेरिया को। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक और बात हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है वो कितना मायने रखता है और वो किस तरह से उसमें मार्क्स को प्राप्त करते हैं बेहतर तरीके से, किस तरह कंस्ट्रक्शन को करें? जी, ये कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, ये बहुत स्कोरिंग है और इस बार बहुत इजी भी है। क्यों इजी है? क्योंकि हाफ पार्ट उसका हटा दिया है, हाफ पार्ट ही इस बार पढ़ना है। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, आप अगर एनसीईआरटी को भी फॉलो कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा दूसरे जगह से। हमेशा ये देखा गया है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है लेकिन वही क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को जो भी सोल्व करते हैं एकदम नीट एंड क्लीन लिखिए, कंस्ट्रक्शन को एकदम नीट एंड क्लीन लिखिए और उसके बाद स्टेप को भी 4 या 5 स्टेप पूरे जो भी होते हैं उसको लिखिए। तो इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कभी भी उसमें स्केचिंग मत कीजिए। तो ये मींस कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइए और सबसे इम्पोर्टेंट बात की स्टेप को जरूर मेंशन करिए। स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ने से मार्क्स कट सकता है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी, और ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है। ये जो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स हैं तो इसको बच्चे कैसे लें, किस तरह का डिफरेंस हो सकता है इन 2 क्वेश्चन में इस बार खासकर जी, क्योंकि सिलेबस को काफी डायरेक्ट किया गया है। जी, जैसे ये स्टैंडर्ड और बेसिक की बात कर लें तो स्टैंडर्ड और बेसिक आपको पिछले साल से ही ये लागू हुआ है, मतलब 2020 में फर्स्ट टाइम ये लागू हुआ है। स्टैंडर्ड और बेसिक बनाने के पीछे ये राज था कि जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं, मतलब नॉन मेडिकल वाले जो हैं, अगर मैथमेटिक्स वो रख रहे हैं तो वही क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ ले। अगर जिनको आर्ट या कॉमर्स रखना है वो क्या कर सकते हैं, बेसिक ले सकते हैं। थोड़ी सी इनकी लेवल में डिफरेंस है बेसिक और स्टैंडर्ड में, तो इस करके ये किया गया। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए बेसिक वो ले लेता है और उसका बाद में मन बनता है 10th क्लास के बाद उसको मन बनता है कि नहीं हमें नॉन मेडिकल में, मतलब कि हमें मैथ से पढ़ना है आगे क्लास 11th में, प्योर मैथ्स का स्टूडेंट बनना है, प्योर मैथ्स का स्टूडेंट बनना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई ने एक जारी किया है कि उसके बाद एग्जाम के बाद, इस 10th सीबीएसई के एग्जाम के बाद वो एक एग्जाम स्टैंडर्ड मैथ का दे के और उसमें हो सकता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अभी बेसिक एग्जाम दे रहा है बेसिक मैथ से, तो वो बाद में चाहे तो अपने आप को स्टैंडर्ड में भी दे सकता है। हाँ, वो उसका रिजल्ट ये आ चुका है, अगर वो पास किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। तो बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको चिंता
की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा सर ने, विक्रांत सर ने, कि आपके पास बेसिक मैथ्स लेने के बाद भी एक ऑप्शन बचता है। तो अगर आप डाउट में हैं कि नहीं और चिंता में है कि मैंने बेसिक सिलेक्ट कर लिया, मुझे स्टैंडर्ड लेना था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों को इस तरह से एक गूढ़ रहस्य बताया, नुस्खा, एग्जाम नुस्खा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा छात्रों से कि ये जो रीच एंड लर्न चैनल है, इस पर बहुत सारे फैकल्टीज़ मिलकर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, आप तक अपना अनुभव पहुंचा रहे हैं, और उनकी और हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि किस तरह कम से कम मेहनत करके कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। और इसमें अगर आपको कहीं कोई कुछ ऐसा लगता है कि नहीं आपकी जानकारी अधूरी रह गई और 2-4 और वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाएं जिससे आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और आपके लिए उस वीडियो को यथाशीघ्र आप तक पहुंचाने का कार्य रीच एंड लर्न की पूरी टीम करेगी। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम संबंधित सारी जानकारी